हेलो डियर। वेलकम है आप सभी का बोर्ड ज्ञान अड्डा यूट्यूब चैनल पे। आपने इस वीडियो पे क्लिक किया, इसका मतलब आप भी क्लास 12th में पढ़ते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज का ये वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण है जो क्लास 12th में है और जिन्हें 2027 में इंटर का बोर्ड एग्जाम देना है। तो आपको भी 2027 में इंटर का बोर्ड एग्जाम देना है, तो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है ना। आज का ये वीडियो देख लेने के बाद आपको 2027 के एग्जाम के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि आज का ये वीडियो इतने के बाद किसी भी तरीके का कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वीडियो को देखते ही आपको सारे टॉपिक याद हो जाएंगे। बहुत ही सरल और आसान भाषा में बतलाया गया है। तो आज का ये वीडियो क्लास 12th का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 का एपिसोड 5 होने वाला है, और इससे पहले का वीडियो में चैप्टर 2 का एपिसोड 1, 2, 3 और 4 को कंप्लीट करा दिया जा चुका है। तो आपने अगर ये सब एपिसोड को नहीं देखे हैं तो उसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो उसे आप लोग इसे देख लें और उसके बाद ये एपिसोड 5 को देखिएगा, तो आपको पूरी तरीके से ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा, जो कि 2027 एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपका भी सपना है 2027 के एग्जाम में 95% अंक लाने का हिस्ट्री सब्जेक्ट में, तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा। और ये वीडियो वेरी वेरी महत्वपूर्ण है। इसके बाद आपको किसी भी तरीके का कोई भी वीडियो या किसी भी किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए ही शुरू करते हैं आज का इस सेशन को, है ना। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक कर दें, और चैनल पे अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दें। और मैं बतला दूं कि आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करना है। ये नंबर है 9934796799। इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें, अपना नाम लिख करके और अपना एड्रेस लिख करके नंबर पे व्हाट्सएप करें, आपको पीडीएफ नोट्स भेज दिए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इस सेशन को। आज का टॉपिक है गुप्त वंश। श्री गुप्त ने 275 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना किए थे। तो याद रखेंगे गुप्त वंश की स्थापना किसने, तो श्री गुप्त ने कब किया, तो 275 ईस्वी में। उनके बाद घटोत्कच शासक बने और जिन्होंने लगभग 319 ईस्वी तक शासन किया। कितने तक, 319 ईस्वी तक। उसके बाद फिर आता है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम का शासन काल याद रखेंगे 319 से 335 ईस्वी तक। 335 ईस्वी तक चंद्रगुप्त प्रथम का शासन काल याद रखना है ना। वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको सही तरीके से समझ में आ जाएगा। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का प्रथम सशक्त और प्रभावी शासक माना जाता है। तो चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का प्रथम शासक और प्रभावी शासक माना जाता है, और उसी के शासन काल में 319 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत हुई थी। तो गुप्त संवत की शुरुआत कब हुई थी, तो गुप्त संवत की शुरुआत 319 में। किसके शासन काल में, तो चंद्रगुप्त प्रथम के शासन काल में हुई थी। और उसकी पत्नी लिच्छवी राजकुमारी थी कुमार देवी, जिनसे जो है ना उसका पुत्र समुद्रगुप्त जन्म हुआ, ठीक है। तो चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र का नाम था समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त जो है ये चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे। और चंद्रगुप्त प्रथम की जो है ना पत्नी लिच्छवी की राजकुमारी थी, जिसका नाम था कुमार देवी, और इसके पुत्र थे समुद्रगुप्त। फिर उसके बाद फिर चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त का शासन काल आता है। तो समुद्रगुप्त का शासन काल याद रखना है 335 से 375 ईस्वी। 375 ईस्वी। समुद्रगुप्त वंश का चौथा शासक तथा चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त जो है ये समुद्रगुप्त जो है ना वंश का जो है चौथा शासक थे। कितने, चौथे नंबर का शासक थे समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त जो है ना ये चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे। इतिहासकारों द्वारा उसे गुप्त काल का सबसे महान शासक माना है। गुप्त वंश का सबसे महान शासक समुद्रगुप्त, और उसके शासन काल में गुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो समुद्रगुप्त के समय में जो है ना समुद्रगुप्त के समय में याद रखेंगे कि समुद्रगुप्त के शासन काल में साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र मतलब आज जिसे जो है ना हम लोग पटना कहते हैं, आज का पटना। और ऐतिहासिक परंपरा में यह वर्णन मिलता है कि सत्ता प्राप्ति के ऐतिहासिक रूप में ये वर्णन मिलता है कि सत्ता प्राप्ति का मार्ग जो है, तो सत्ता प्राप्ति का इतिहास में ये देखने के लिए मिलता है
कि यह वर्णन मिलता है कि सत्ता प्राप्ति का मार्ग समुद्रगुप्त ने अपने एक प्रतिद्वंदी भाई राजकुमार काचा को पराजित किया था, है ना। तो समुद्रगुप्त जो है ना, ये अपने एक भाई जिसका नाम था राजकुमार काचा, उसे पराजित किया, है ना, हराया। और समुद्रगुप्त को भारतीय इतिहास का सबसे सक्षम सेनापति और सफल विजेता शासक में गिना जाता है। उन्होंने अक्सर भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो याद रखेंगे कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 2027 एग्जाम के लिए। तो याद रखेंगे कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो याद रखेंगे समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है क्योंकि उनके जो है सैन्य अभियान की संख्या और विस्तार अत्यंत व्यापक थे और उनके शासनकाल को भारत के इतिहास में समृद्ध उन्नति और सांस्कृतिक उत्कर्ष का युग माना जाता है, जिसे प्रतीकात्मक रूप से स्वर्ण युग की शुरुआत कहा जाता है। स्वर्ण युग की शुरुआत कहा जाता है। कौन से युग की, तो स्वर्ण युग की शुरुआत कहा जाता है। तो याद रखना है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो याद रखेंगे समुद्रगुप्त को कहा जाता है ना। किसे, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त केवल योद्धा ही नहीं थे, बल्कि ये जो है ना दयालु शासक थे, कला प्रेमी थे, विद्या संरक्षक थे और प्रजावत्सल राजा भी थे। और समुद्रगुप्त नाम का अर्थ महासागर जैसे विशालता से जुड़ा हुआ माना जाता है। जैसे समुद्र सब कुछ अपने भीतर समेट लेता है, वैसे ही समुद्रगुप्त अनेक राज्यों को जीतकर उन्हें अपने साम्राज्य में मिला लिया था, है ना। जिस तरीके से इनके नाम से पता चलता है, समुद्रगुप्त का नाम का ही मतलब पता चलता है कि महासागर जैसी विशालता, और महासागर जो है ना अपने अंदर में समुद्र सब कुछ को समेट लेता है, वैसे ही समुद्रगुप्त बहुत सारे राज्यों को जीता और जीत करके उन्हें अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया। उनका नाम अक्सर सम्राट अशोक के साथ तुलना में लिया जाता है, हालांकि दोनों की प्रवृत्तियां भिन्न थी, अलग थी। समुद्रगुप्त को विजय अभियान के लिए जाना जाता है ना, विजय अभियान के लिए जाना जाता है, जबकि अशोक को धर्म, करुणा और अहिंसा के मार्ग के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो दोनों की तुलना की जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है नेपोलियन की तुलना की। अगर बात करें नेपोलियन की तुलना, तो नेपोलियन की तुलना में इतिहासकार D.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त की निरंतर सफल विजयों और सैन्य अभियान को देखकर उनकी तुलना फ्रांस के सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट से की थी। किससे, तो नेपोलियन बोनापार्ट से किए थे। तो याद रखेंगे कि समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है, तो नेपोलियन बोनापार्ट से, है ना। किससे, नेपोलियन बोनापार्ट से की जाती है, इसे याद रखना है, जो कि 2027 के एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में छोड़ने से आपको टॉपिक समझ में नहीं आएगा और चैप्टर सब क्लियर नहीं हो पाएगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको जो है ना सही तरीके से पूरे ये चैप्टर समझ में आ जाए, है ना। पहले का एपिसोड, पहले का पार्ट को भी आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जा करके जरूर से जरूर देख ले, है ना, ताकि आपको ये चैप्टर पूरी तरीके से चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाए। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दे, चैनल पे अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। ठीक है, इसी आधार पर समुद्रगुप्त को प्रतीकात्मक रूप से भारत का नेपोलियन कहा गया। यह बात यानी आंशिक रूप से सही मानी जाती है कि समुद्रगुप्त एक महान विजेता शासक थे, लेकिन यह तुलना पूरी तरह से सटीक नहीं मानी जा सकती, क्योंकि समुद्रगुप्त का काल नेपोलियन से लगभग 1400 वर्ष पहले का था। इसलिए अधिक उचित कथन यह होगा कि नेपोलियन यूरोप का समुद्रगुप्त था, न कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन। ठीक है, तो यह अर्थ होगा, इसे याद रखिएगा। और प्राप्त सिक्कों से यह जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ कराया था, और जो उनके धार्मिक भावनाओं और साम्राज्यवादी नीति का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, तो अश्वमेध याद रखेंगे, अश्वमेध यज्ञ के बारे में याद रखना है। ठीक है, एक अन्य सिक्कों में उन्हें वीणा वादत करते हुए, यानी कि क्या, तो वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। किसे, समुद्रगुप्त को। ठीक है, वीणा बजाते हुए दिखाया गया। इससे पता चलता है कि इन्हें जो है ना, यानी कि क्या, तो संगीत में कुछ बजाने में जो है ना बहुत ही ज्यादा जो है दिलचस्पी रखते थे, जिससे यह जो है ना प्रमाणित होता है कि उन्हें जो है ना यानी कि योद्धा नहीं बल्कि संगीत और कला का प्रेमी शासक माना जाता है। किसे, समुद्रगुप्त को कला का प्रेमी शासक के रूप में जाना जाता है। उसके बाद आता है रामगुप्त का शासनकाल। रामगुप्त शासनकाल लगभग 375 ईसा पूर्व में यानी कि थे। रामगुप्त से संबंधित ऐतिहासिक जानकारी
मध्य प्रदेश के सागर जिले के एरन क्षेत्र से प्राप्त सिक्कों के माध्यम से सामने आई थी। सिक्कों के माध्यम से इनके बारे में जानकारी आई है। किसके बारे में? तो रामगुप्त के बारे में। इतिहासकारों का ये मानना है इनके अनुसार कि रामगुप्त को एक निर्बल, अस्थिर और अयोग्य शासक माना जाता है। एक घटना का उल्लेख मिलता है कि अब शक शासक ने रामगुप्त पर आक्रमण किया और उसे पराजित कर दिया। रामगुप्त पर आक्रमण किए और रामगुप्त को पराजित कर दिया। और तो शक राजा ने एक अत्यंत अपमानजनक शर्त रख दी। अपमानजनक क्या रखी? शर्त रख दिए। अब ये शर्त क्या था कि रामगुप्त को अपनी पत्नी धुरी देवी को उसके पास भेजना होगा। ये जब हारने के बाद शर्त रख दिया गया। फिर क्या होता है कि रामगुप्त का छोटा भाई चंद्रगुप्त, जो आगे चल के चंद्रगुप्त द्वितीय बना, इसने जो है ना अपमान को स्वीकार नहीं कर सका और कुल की मर्यादा को रक्षा करने के लिए चंद्रगुप्त ने धुरी देवी को रूप धारण किया और शक राजा के शिविर में पहुंचा और उसे मार डाला। और इसके पश्चात चंद्रगुप्त ने अपने भाई रामगुप्त का भी वध कर दिया, क्योंकि वह जो है ना उसे वंश के सम्मान पर कलंक मानता था। है ना, क्या माना जाता था? तो वंश के जो है ना सम्मान पर उन्हें कलंक माना जाता था, इसलिए उसकी भी हत्या कर दिए थे। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखना। बाद में फिर क्या होता है कि चंद्रगुप्त ने धुरी देवी से विवाह किया और स्वयं गुप्त साम्राज्य का सम्राट बन गया। तो याद रखना इस पॉइंट को। उसके बाद अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि विक्रम द्वितीय जिसे कहा जाता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन काल याद रखना है कब से कब तक? तो 300 यानी कितना से? तो याद रखना है चंद्रगुप्त द्वितीय का यानी विक्रम द्वितीय का 375 से 415 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त तथा उनके प्रमुख रानी दीप्ता देवी के पुत्र थे। है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय जो है समुद्रगुप्त के पुत्र थे। है ना, और यह माता का नाम क्या था? रानी दत्ता देवी। है ना, इसके पुत्र थे और उन्हें इतिहास में विक्रम द्वितीय को उपाधि दी गई थी और इसी उपाधि से उन्हें जाना जाता है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रम द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आता है उनका विवाह, विक्रम द्वितीय का विवाह, चंद्रगुप्त द्वितीय का विवाह। तो उनका विवाह नाग वंश की राजकुमारी कुबेर नागा से हुआ था और इस विवाह से एक पुत्री उत्पन्न हुई थी जिनका नाम प्रभावती गुप्त था। है ना, और प्रभावती गुप्त विवाह जो है ना वह काटक वंश के शासक रुद्रसेन द्वितीय से कर ली। और वकाट यानी कि क्या? तो वकाटकों के सहयोग से चंद्रगुप्त द्वितीय ने कठियावाड़ क्षेत्र के शक शासकों का प्रभाव समाप्त किया और वे केवल विजेता नहीं बल्कि संस्कृति और कला के महान संरक्षक माने जाने लगे। और उनके राज दरबार में अनेक विद्वान रहते थे जिन्हें जो है ना नवरत्न कहा जाता था। इनके दरबार में जो है ना अनेक विद्वान लोग रहा करते थे और इनके विद्वान को क्या कहा जाता था? तो याद रखेंगे इनके दरबार के विद्वान को नवरत्न कहा जाता था। तो नवरत्न इनके दरबार में बहुत सारे विद्वान जो है क्या थे? तो विद्वान रहा करते थे। ठीक है, विद्वान रहा करते थे, तो याद रखना है इसे। जिन्हें जो है ना जिनमें कौन थे? तो कालिदास जैसे महान साहित्यकार शामिल थे। ये भी महान जो है यानी कि थे जिनका नाम था कालिदास। और वे वैष्णव धर्म के अनुयायी थे लेकिन अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णुता और दृष्टिकोण रखते थे। उनके शासन में वीरसेन प्रमुख मंत्री थे। वीरसेन कौन थे? प्रमुख मंत्री वीरसेन थे। और अमरक देव उनके मुख्य सेनापति के रूप में जाने जाते अमरक देव। उनके साम्राज्य की प्रमुख राजधानियां थी पाटलिपुत्र और उज्जैनी। और चीनी यात्री फहियान जो है ना वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखेंगे। फहियान जो है ना उनके शासन काल में भारत आया था और लगभग 399 से 414 ईस्वी तक, और उसने भारत के कई क्षेत्रों की यात्रा किए थे। है ना, कई क्षेत्रों की यात्रा भी किए थे। मतलब 399 में आए और 414 तक रहे थे और भारत के कई क्षेत्रों की यात्रा भी किए थे। कुमारगुप्त प्रथम की अगर बात करें तो कुमारगुप्त प्रथम की अगर बात किया जाए तो कुमारगुप्त प्रथम 415 से 455 ईस्वी तक रहे थे। और कुमारगुप्त का शासन काल याद रखना है कितना से कितना? 415 से 455। कुमारगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी पुत्र थे। और मतलब यह है कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो है चंद्रगुप्त द्वितीय
चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी थे कुमारगुप्त, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र थे कुमारगुप्त, और कुमारगुप्त जो है ना ये चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उत्तराधिकारी यानी राजा बनते हैं। ठीक है, शासनकाल 415 से 455। और कुमारगुप्त जो है उनके शासनकाल में व्यापारिक और गतिविधियां सशक्त हुई, और इस काल में कला, संस्कृति, शिल्प कला व्यापक विकास देखने को मिलते थे। मतलब ये कि बहुत सारे कला देखने को मिलते थे, संस्कृति, शिल्पकार, किसी भी चीज को बनाने की कला, और राज व्यवस्था अधिक स्थिर और संगठित रूप से विकसित हुई। साम्राज्य पर शासन संतुलन और निरंतरता बनी रही थी, और गुप्त साम्राज्य की संस्कृति परंपराएं उनके काल में अधिक मजबूत हो गई थी। ठीक है, किनके काल में? तो याद रखेंगे कुमार गुप्त के काल में, है ना। किसके काल में? तो कुमार गुप्त के काल में। कुमार गुप्त के ही काल में जो है ना संस्कृति, शिल्प कला व्यापक देखने के लिए मिले थे, कला, हस्तकला ये सब देखने के लिए मिल रहे थे। ठीक है, अब ये पॉइंट को भी याद रखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छा लग रहा है तो एक छोटा सा कमेंट जरूर कर दें। ठीक है, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, इसे सब्सक्राइब कर दें। उसके बाद आता है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त 415 से 467 ईस्वी तक शासन किए। 415 से 467 ईस्वी तक शासन किए, सॉरी 455 से 467 तक शासन किए। स्कंद गुप्त कुमारगुप्त प्रथम के पुत्र थे, है ना। स्कंद गुप्त जो है उसके बाद कौन आते हैं? तो उसके बाद स्कंद गुप्त है, जो कि स्कंद गुप्त का शासनकाल 455 से 467। स्कंद गुप्त कौन थे? तो स्कंद गुप्त जो है ये कुमारगुप्त प्रथम के पुत्र थे, पुत्र। ठीक है, तो अब कुमारगुप्त के पुत्र थे, तो कुमारगुप्त के बाद स्कंद गुप्त यहाँ का शासक बनते हैं, और उनके शासनकाल में भारत पर हुनों के आक्रमणों की श्रृंखला शुरू हुई, और स्कंद गुप्त ने इन आक्रमणों का साहसपूर्वक सामना किया और हुनों को पराजित कर दिया। हुनों को पराजित कर दिया किसने? स्कंद गुप्त ने, है ना। हुनों को क्या किया? पराजित किया, सामना किया और फिर उसे पराजित कर दिया। वे केवल भारत ही नहीं बल्कि एशिया, यूरोप के क्षेत्रों में भी हुनों को रोकने वाले पहले शक्तिशाली शासक माने जाते हैं, है ना। स्कंद गुप्त को माना जाता है। और जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है, पता ये चलता है, जूनागढ़ अभिलेख से ये पता चलता है कि उन्होंने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया और सुधार कार्य कराया था। ठीक है, तो याद रखिए किसने? स्कंद गुप्त ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाए थे। ठीक है, और जल कल्याणकारी और प्रजाहित ऐसी शासक माने जाते हैं इन्हें, और जन कल्याणकारी शासक किसे? तो स्कंद गुप्त को ही माना जाता है। और इतिहास में उन्हें गुप्त वंश का अंतिम महान सम्राट माना जाता है। गुप्त वंश का अंतिम महान सम्राट किसे माना जाता है? तो याद रखेंगे स्कंद गुप्त को। किसे? तो स्कंद गुप्त को माना जाता है। ठीक है, स्कंद गुप्त को माना जाता है। उनके बाद गुप्त साम्राज्य की शक्ति धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी और पतन की प्रक्रिया शुरू हो गई, है ना। क्या शुरू हो गई? तो पतन की प्रक्रिया शुरू हो गई। गुप्त साम्राज्य के अब देखेंगे पतन के बारे में, कैसा क्या हुआ कि गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया स्कंद गुप्त के बाद, है ना। कमजोर क्यों पड़ गई थी स्कंद गुप्त के बाद सत्ता? तो स्कंद गुप्त के पश्चात भी हुन आक्रमण लगातार होते रहे, है ना। एरन यानी कि सागर मध्य प्रदेश के अभिलेख से ये जानकारी मिलती है कि हुन शासक तोरमान यानी कि क्या तोरमान ने लगभग 500 ईस्वी के बाद एरन क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, और तोरनमान का पुत्र जिसका नाम था मिहिरकुल, है ना। मिहिरकुल पहले पराजित हुआ और लेकिन बाद में उसने फिर से शक्ति संगठित कर गुप्त साम्राज्य को गहरी क्षति पहुंचा दी और गुप्त साम्राज्य को बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया। ठीक है, गुप्त साम्राज्य को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा, पहले हारे फिर से गुप्त साम्राज्य को नुकसान पहुंचा दिया। ठीक है, गुप्त साम्राज्य की क्षति हुई और इन निरंतर लगातार आक्रमण से आंतरिक कमजोरी हो गई, राजनीतिक अधिकी यानी कि क्या? तो अस्थिरता के कारण गुप्त साम्राज्य का पतन निश्चित होने लगा, है ना। गुप्त साम्राज्य कमजोर हुआ, अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा कमजोर होते चले गए और राजनीतिक स्थिरता भी कमजोर होती चली गई और गुप्त साम्राज्य का फिर पतन निश्चित होता चला गया। और ये पता चलने लगा कि अब जो है ना गुप्त साम्राज्य निश्चित रूप से अब जो है पतन हो ही जाएगा। ठीक है, ये देखने के लिए मिला। उसके बाद आता है प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत। अभिलेखी स्रोत
से पता चलता है। हरिसेन की प्रशस्ति से समुद्रगुप्त शासनकाल और उपलब्धियों का विवरण प्राप्त होता है। एरन यानी कि सागर अभिलेख सती प्रथा की प्राचीनतम प्रमाण में से एक माने जाते हैं। सती प्रथा की बात करें तो सती प्रथा क्या है? तो सती प्रथा यह है कि पति के मृत्यु के बाद पत्नी को जिंदा चिता में जलाना। पति की अगर मृत्यु हो गया तो पत्नी को जिंदा ही उसी चिता में जला दिया जाता था, जिसे सती प्रथा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सती प्रथा कहते हैं। और इस पर रोक लगाया गया, इस पर कानून बनाया गया कब? 1829 में हुआ था ना। कब? तो 1829 याद रखना है। ठीक है, आगे आता है साहित्यिक स्रोत। अगला क्या आता है? साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी निम्न ग्रंथ से मिलती है। साहित्यिक स्रोत से जो है ना क्या, तो गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी हमें अलग अलग ग्रंथ से मिलती है, जैसे विभिन्न पुराण ग्रंथ, है ना, विभिन्न पुराण ग्रंथ जैसे विशाखा दत्त और विशाखा दत्त की जो है ना कीर्ति, जिसका नाम है मुद्राक्षस, है ना। विशाखा दत्त की रचना है, किसका? विशाखा दत्त का, जिसका नाम क्या है? मुद्राक्षस, है ना। मुद्रा राक्षस, क्या नाम है? मुद्रा राक्षस। और ये मुद्रा राक्षस जो है ना, इसकी रचना वे किसने किया था? तो याद रखेंगे, विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना किया। उसकी इससे पता चलता है। उसके बाद और किससे? तो उसके बाद शूद्रक रचित, जिसका नाम है क्या? तमिर्छ यानी कि क्या? तमिर्छक टीकम, है ना। मिर्छक टीकम से भी देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद आता है, उसके बाद फिर क्या? तो उसके बाद आता है वात्स्यायन काम, यानी कि क्या? तो वात्स्यायन का काम सूत्र, इससे भी मिलता है। कालिदास द्वारा रचित काव्य एवं नाट्य ग्रंथ से भी इसके बारे में जानकारी देखने के लिए मिलता है। ठीक है, देखने के लिए मिलता है। आगे का पार्ट में जो है, आगे का पार्ट में हम लोग विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो आज का था ये वीडियो। आप लोग बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, है ना, और एक छोटा सा कमेंट जो है ना जरूर करें आपको वीडियो कैसा लगा। और चैनल पे अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो अपलोड किया जाए तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अपलोड करने का समय है शाम 6:30 पर, इसलिए चैनल के साथ पूरी तरीके से जुड़े रहे। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।